हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बिलीव। तो आज हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें आज का टॉपिक रहेगा सीवेज ट्रीटमेंट और माइक्रोब्स इन प्रोडक्ट ऑफ बायोगैस। और हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था, जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कैसे माइक्रोब्स हेल्प करता है, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में एंटीबायोटिक्स हो गया, केमिकल एंजाइम बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, कैसे बेवरेजेस फर्मेंटेड में कैसे ये सब हेल्प करता था। तो लेक्चर से आगे बढ़ने से पहले मैं प्रीवियस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, जिसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जैसे कि एसिटिक एसिड का एसिड प्रोड्यूसर क्या है, और लैक्टिक एसिड का एसिड प्रोड्यूसर क्या है। और जनरली आप लोगों ने देखा होगा कि जो फ्रूट जूस है जो मार्केट में मिलता है वो ज़्यादा क्लैरिफाई होता है एज़ कम्पेयर टू होममेड जूस से। तो उसमें ऐसा कौन सा एंजाइम है जो यूज़ होता है। इफ़ यू नो द आंसर यू कैन गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, एंड यू कैन मेक अवर नोट्स इन योर नोटबुक write the question which I have given, so for remember it's good। तो हम लोग ने पिछले लेक्चर में सीवेज ट्रीटमेंट में यहाँ तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, फिजिकल रिमूवल ट्रीटमेंट होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में पहला क्या होता है, फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन। और फिल्ट्रेशन सिंपल फिल्ट्रेशन नहीं होता है, एक सिक्वेंशनल फिल्ट्रेशन होता है। तो फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो फ्लोटिंग डेब्रिज है, जो बहता हुआ जो कचरा रहता है, वो जनरली फिल्ट्रेशन से साफ हो जाता है। लेकिन जो छोटे छोटे स्मॉल पेबल्स हो गया, जैसे कि सॉइल हो गया, वो सब चीज़ सेडिमेंटेशन से क्लियर होता है। सेडिमेंटेशन मीन्स क्या, कि हम एक टैंक में पानी को रख देंगे, मीन्स जो फिल्ट्रेशन हो गया है, तो जो भी जैसे कि सॉइल हो गया, पेबल्स हो गया, ये सब सेडिमेंटेशन हो जाएगा, मीन्स सेटल डाउन हो जाएगा। और ऊपर का जो पानी बचेगा उसको हम सेकेंडरी टैंक में डालेंगे, और जो ऊपर का पानी उसको इफ्लुएंट बोलते हैं, और जो नीचे का जो पेबल्स है, सॉइल्स है, उसको हम प्राइमरी स्लज बोलते हैं। अब इसके बाद जो हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, तो उसमें हम इफ्लुएंट को एक बड़े टैंक में शिफ्ट कर देते हैं। उसके बाद हम एक फ्लोक्स मीन्स जो बैक्टीरिया में फंजाई मेस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि वो जनरली जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको जनरली वो कंज्यूम कर लेता है और बायो ऑक्सीजन डिमांड को रिड्यूस करते हैं। इसके कारण इसको यूज़ किया जाता है, ताकि ये जो वाटर लेवल जितना भी पॉल्यूशन है उसको कम करता है। अब बीओडी मीन्स क्या है, बायो ऑक्सीजन डिमांड। जितना बीओडी ज़्यादा होगा उतना मीन्स पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ। ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है पिछले लेक्चर में, बस इस लेक्चर में मैं आप लोगों को थोड़ा रिवाइज करा दी हूँ ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। सो वंस द BOD of sewage or wastewater is used significantly, the effluent is then passed into a settling tank where the bacteria flocks are allowed to sediment, and the sediment is called activate sludge। और जब हम BOD कम हो जाएगा तो सिग्निफिकेंटली वाटर का पॉल्यूशन कम हो जाएगा। उसके बाद हम जो इफ्लुएंट रहता है उसको हम एक सेटलिंग टैंक में शिफ्ट करते हैं, जहाँ पर बैक्टीरियल फ्लोक्स होता है, जहाँ पर सेडिमेंट होता है, और जो सेडिमेंट होता है उसको हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। अ स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज इज पम्प्ड बैक इनटू द एरिएशन टैंक टू सर्व एज अ इनोकुलम। और जो एक्टिवेटेड स्लज मीन्स व्हाट, जिसमें कि फ्लोक्स मीन्स इसमें बैक्टीरिया और फंजाई मेस लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है। और इसको इनोकुलम इसलिए कहा गया है, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, फर्स्ट पार्ट वीडियो में। जैसे कि एग्जांपल के तौर में आप लोगों को बता रही हूँ इनोकुलम, जो हम फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट कर चुके हैं और ये NCERT में भी दिया है। सो जैसे कि कर्ड, आप जनरली घर में देखे होंगे कि जो कर्ड होता है, अगर हम मिल्क में 1 या 2 टेबल स्पून डालते हैं तो वो दूसरे
में चेंज हो जाता है। ऐसे कर करके हम लोग कितने सारे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओनली 1 or 2 स्पून से। ओके, तो वैसे इनोकुलम ये होता है जैसे एक्टिवेटेड स्लज। अगर हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट में एक्टिवेटेड स्लज को हर टैंक में डालेंगे तो इनोकुलम जैसे काम करेगा, उसमें बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाएंगे, और ग्रो करने के बाद वो जितना भी पॉल्यूशन है ऑर्गेनिक मैटर को वो खाना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे पॉल्यूशन का लेवल कम हो जाता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इनोकुलम। And the remaining major part of the sludge is pumped into the large tank called anaerobic sludge digester। और जितने भी बचे हुए एक्टिवेटेड स्लज है उसको हम डाइजेस्टर में शिफ्ट कर देते हैं, ताकि वो बचे हुए जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स है उसको भी वो खत्म कर दे। Here other kinds of bacteria which grow anaerobically digest bacteria and fungi in the sludge। और इसमें और कई तरह का बैक्टीरिया रहता है जो डाइजेस्ट कर देता है, और उसमें बैक्टीरिया प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ गैसेस सच एज मीथेन। और उसमें जो बैक्टीरिया रहता है वो कुछ गैस प्रोड्यूस करता है, जैसे कि मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस गैसेस फ्रॉम बायोगैस। और जो मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब बायोगैस से आता है and can be used source of energy. It is inflammable. Okay, the effluent from secondary treatment plant is generally released into the natural water bodies like a river and its streams। अब जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद वाटर पूरी तरीके से प्योरीफाई हो चुका रहता है, अब वो इसके लायक हो जाता है कि उसको रिवर और स्ट्रीम्स में रिलीज किया जाए, तो उसको नेचुरल बॉडीज में हम रिलीज कर देते हैं, क्योंकि वो पूरा तरीके से प्योरीफाई हो चुका रहता है। एंड एन एरियल व्यू सच एज प्लांट इन सोनी 10.7। अब ये 10.7 में ये बताया गया है कि कैसे एक सीवेज प्लांट वर्क करता है। ओके, एंड यू कैन अप्रिशिएट हाउ माइक्रोब्स प्ले अ मेजर रोल इन ट्रीटिंग मिलियन ऑफ गैलन्स ऑफ वेस्ट वाटर एवरी डे अक्रॉस द ग्लोब। और कितना हेल्पफुल होता है माइक्रोब्स एक इतने गंदे वेस्ट वाटर को इतने तरीके से सफाई करता है। मीन्स माइक्रोब्स एक गुड हेल्पर है फॉर ट्रीटिंग द वाटर। सो द मेथोडोलॉजी हैज़ बीन प्रैक्टिस फॉर मोर देन सेंचुरी नाउ एंड ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ये मेथोडोलॉजी पूरे कंट्रीज में यूज होने लग गया है और बहुत सालों से यूज़ हो रहा है और पूरे वर्ल्ड में यूज़ हो रहा है। टिल डेट नो मैन मेड टेक्नोलॉजी हैज़ बीन एबल टू राइवल माइक्रोब ट्रीटमेंट सीवेज। और अभी तक मैन मेड ऐसे कोई टेक्नोलॉजी नहीं आया है जो माइक्रोबल ट्रीटमेंट को टक्कर दे सके, ये बोलना चाहिए। You are aware that due to increasing the urbanization, sewage is being produced in much larger quantities than ever before। अब जितना ज़्यादा शहर बनते जाएगा, अर्बनाइजेशन होते जाएगा, उतना ज़्यादा सीवेज ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगा, पानी का गंदा होना स्वाभाविक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमको सीवेज ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ता है। However, the number of sewage treatment plant has not increased enough to treat the such large quantities। और जो सीवेज प्लांट है वो इतना अच्छे से लार्ज क्वांटिटीज वाटर को भी अच्छे से ट्रीट कर देता है। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ उसके करें सो अनट्रीटेड सीवेज इज ऑफन डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू रिवर लीडिंग टू देयर पॉल्यूशन एंड इंक्रीज इन अ वाटर बोर्न डिजीज। सो अगर हम बिना सीवेज को ट्रीट किए अगर हम उसको ऐसी वाटर में रिलीज कर देंगे तो कितने सारे वाटर बोर्न डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे कि जॉइंटिस हो गया, टाइफाइड हो गया, डिस्ट्रीज हो गया और कोलेरा हो गया। इतने सारे डिजीज प्रोड्यूस कर देता है। इसके कारण जनरली हमें मीन्स प्योर वाटर ही कंज्यूम करना चाहिए। The Ministry of Environment and Forest has initiated Ganga Action Plan, Yamuna Action Plan to measure river of our country from pollution। और मिनिस्ट्री ने इन्वायरमेंट
और फॉरेस्ट में गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान शेव किया कि अंडर द प्लांट इट proposed to build a large number of sewage treatment plants so that only treated discharge in a river। अब इसमें यह बताया गया है कि जो मिनिस्ट्री ने गंगा एक्शन हो गया, यमुना एक्शन प्लान, ये सब प्रपोज किया, और द सीवेज ट्रीटमेंट सिचुएटेड इन एनी प्लेस नियर वुड यू वेरी इंटरेस्टिंग टू एजुकेटिंग एक्सपीरियंस। अब ये टू पर्टिकुलर लाइन में ये बोला गया है कि अगर आपके आसपास सीवेज ट्रीटमेंट होगा तो आप वहाँ जाके एक्सपीरियंस ले सकते हैं, देख सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। अब इसमें हमको ये पता चलेगा कि बायोगैस में कैसे माइक्रोब्स हेल्प करता है। ओके, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैस कंटेनिंग प्रीडोमिनेंटली मीथेन। बायोगैस बस मीथेन नहीं रहता, उसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट होते हैं एंड प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रोबायल एक्टिविटी एंड विच में बी यूज्ड एज अ फ्यूल। और ये माइक्रोबायल एक्टिविटी जिसमें ये फ्यूल जैसा भी यूज होता है, जो बायोगैस है वो। You have learned that microbes produce different type of gases and product during the growth of metabolism. Okay, the type of gases produced depend upon the microbes and the organic substrate then they utilize। और हम ये गैस को किस तरह से हम यूज कर सकते हैं उसके बारे में इसमें बताएगा। In the example stated that relation to fermentation of dough, cheese making production, ब्रिवेजेस मेन गैस प्रोड्यूस वॉज CO2। चाहे हम डव बनाए, डव मीन्स जो प्रोडक्ट होता है इडली और डोसा बनाने के लिए वो प्रोडक्ट, चाहे चीज़ हो, चाहे वो एक बेवरेजेस हो, उसको बनाने के लिए मेनली कौन सा गैस यूज होता है, वो है CO2। However, certain bacteria which grow anaerobically on cellulosic material produce large amount of methane along with the CO2 and H2। और जो बहुत सारे बैक्टीरिया हैं वो एनारोबिकली ग्रोथ करता है, मीन्स विदाउट ऑक्सीजन। सो उसमें सेल्यूलिक मटेरियल, उसमें ज़्यादा अमाउंट जैसे कि मीथेन होता है, CO2 और H2 प्रोड्यूस होता है। और मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, जनरली एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा बायोगैस जो गैस प्रोड्यूस करता है वो मीथेन है और CO2 है और H2 है। द बैक्टीरिया कलेक्टिव कॉल्ड मिथेनोजेंस। और ये बैक्टीरिया मिथेनोजेंस कहलाता है क्योंकि मीथेन का मात्रा ज़्यादा होता है। एंड सच कॉमन बैक्टीरिया मिथेनोबैक्टीरिया एंड दिस बैक्टीरिया आर कॉमनली फाउंड इन एनारोबिक स्लज ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट। और जो मिथेनोबैक्टीरियम है वो जनरली हमको एनारोबिक स्लज में पाए जाते हैं जहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट होता है। ओके, These bacteria are also present in a rumen, a part of stomach of cattle। और ये बैक्टीरिया हमको कैटल इन अ पार्ट ऑफ, जो रुमेन है, रुमेन मीन्स जो कैटल के स्टमक में प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं, वो बैक्टीरिया जनरली वहीं मिला जाता है। ओके, अ लॉट ऑफ सेल्यूलिक मटेरियल प्रेजेंट इन अ फूड ऑफ कैटल इज ऑल्सो प्रेजेंट इन अ रुमेन। और जो मटेरियल फूड में प्रेजेंट होता है कैटल के, वो फूड जो वो खाते हैं उसमें प्रेजेंट होता है रुमेन, और जब वो खाते हैं तो उनके स्टमक में भी प्रेजेंट होता है। इन रुमेन द बैक्टीरिया हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ सेल्यूलोज एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिशन टू कैटल। और जो सेल्यूलोज है और जो रुमेन है उसमें बैक्टीरिया बहुत हेल्प करता है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए सेल्यूलोज को, और वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है कैटल को। डू यू थिंक वी ह्यूमन आर एबल टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज प्रेजेंट इन आवर फूड। अब आप कमेंट सेक्शन में ये बताना कि क्या एक ह्यूमन बींग्स है वो क्या एबल है डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलोज को प्रेजेंट इन आवर फूड। अगर आप पता होगा तो आप इसमें बताना, नहीं तो मैं आप लोगों को अगले लेक्चर में बताऊंगी। Thus the excreta dung of cattle commonly called gobar is rich in this bacteria. Dung can be used for generation of biogas commonly called gobar gas। और जो डंग्स रहता है, जो कैटल चाहे वो बफेलो हो काऊ हो, उसमें ये बैक्टीरिया रिच होता है, इसलिए डंग कैन बी यूज जनरेशन ऑफ बायोगैस कॉमनली कॉल्ड गोबर गैस, इसलिए इसको गोबर गैस भी बोला जाता है। गाइस आई होप कि जितना मैं आप लोगों को पढ़ाई हूँ समझ में आ गया होगा, कि उम्मीद है
आप लोग समझ गए होंगे। जितना भी मैंने पिछले 4 लेक्चर में पढ़ाए होंगी आप लोगों को समझ में आया होगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर